तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी वध को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम बूढ़े पति पत्नी शंभुनाथ और मंजू को देखते हैं जो कि अकेले रहते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। इनका एक बेटा है गुड्डू जो कि अब यूएस में सेटल हो चुका है अपनी बीवी बच्चों के साथ। तो ये लोग जाते हैं साइबर कैफे उससे वीडियो कॉल पे बात करने। माँ बाप खुश हो रहे होते हैं कि उनके बेटे से बात हो रही है, पर गुड्डू हर बात का जवाब चिढ़ के ही दे रहा होता है और उसके रवैये से समझ आता है कि उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है अपने माता पिता से बात करने में, और उसकी पत्नी भी वैसी ही थी। बच्ची रो रही है का बहाना मार के गुड्डू कॉल कट कर देता है। दोनों लोग बूढ़े हो चुके थे, चलना फिरना अब आसान नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी इतनी दूर आए अपने बेटे से बात करने के लिए, लेकिन उसने एक सेकंड भी ढंग से बात नहीं की। 6 साल हो गए थे, गुड्डू अपने माता पिता से मिलने ही नहीं आया वहां से, बस पैसे भिजवा दिया करता था, वो भी कभी कभार। शंभुनाथ थोड़ा और पैसे कमाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और उन बच्चों में उनकी सबसे चहेती थी नैना। शंभुनाथ ने कोई लोन ले रखा था तो वो बैंक जाते हैं चुकाने, तो ब्याज बहुत कट रहा था, जिस बात से वो काफी परेशान होते हैं। कहानी पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि शंभुनाथ गुड्डू के साथ आए हैं बैंक से लोन लेने, क्योंकि गुड्डू को अमेरिका पढ़ने जाना था, पर लोन उतना मिल नहीं रहा था जितना चाहिए था पैसा। तो गुड्डू गुस्सा के चिढ़ के दिखाता है। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि शंभुनाथ चूहा मारने वाला यंत्र लाए थे, क्योंकि चूहों ने आतंक मचा रखा था। मंजू कहते हैं कि पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या का पाप लगवाएंगे क्या आप, हटाइए इसको। अब हम देखते हैं कि घर में नशे में धुत प्रजापति नाम का एक आदमी आता है लड़की लेकर। वो आराम से सोफे पर बैठता है और मदिरा और चिकन निकाल के कहता कि प्लेट और ग्लास दो। मंजू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता चिकन देख के, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी थी, पर फिर भी वो प्लेट और ग्लास दे देती हैं। शंभुनाथ प्रजापति को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि 2000 कम है, 5-6 दिन बाद दे दूंगा। प्रजापति लड़की को लेके कमरे में जाता है और उसके साथ संभोग करने के बाद वहां से निकल जाता है। मंजू कमरे में जाके देखती तो इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम पड़ा हुआ था। तो शंभुनाथ कहते हैं कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कहानी फिर पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि गुड्डू कह रहा होता है कि मुझे 25 लाख चाहिए अमेरिका जाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा थे। माँ कहती है कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे तुम्हारे पिता। तो गुड्डू ताने मारते हुए कहता कि कोई बात नहीं, मैं भी अपनी जिंदगी निकाल लूंगा इनकी तरह। माँ कहती है कि जितना कर सकते हैं कर रहे हैं ना तुम्हारे पापा। तो गुड्डू कहता कि नहीं कर रहे हैं, पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की मैंने, बिना कोचिंग किए इंजीनियरिंग करी, वो भी अपने दम पे। अब जब सच में कुछ करने का वक्त आया तभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं ये। पिताजी कहते हैं कर तो रहे हैं, तुमको बैंक से लोन दिलवा के 10 लाख दे रहे हैं, अब कहाँ से ले आए बाकी के 15 लाख। घर बेच दें, क्या कर दें, गिरवी रख दें, बताओ क्या करें। गुड्डू कहता करते हैं सब पापा, और मैं बैठा हूँ ना यहाँ, सब चुका दूंगा। बेटा कैसा भी हो, माँ को तो अपने बच्चे की खुशी ही चाहिए होती है। तो वो कहती है कि देख लीजिए ना, कहीं से हो सके तो कर दीजिए इंतजाम। कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि प्रजापति से मिलने शक्ति नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि उससे पैसे लेने आया था। शक्ति कहता कि कम पैसे हैं, तो प्रजापति कहता कि और भी लोगों को पैसे खिलाना होता है। शक्ति कहता शराब, भड़वागिरी, लड़कीबाजी, पैसा वसूल सब तो मेरे इलाके में करता है, तो बाकी जगह क्या करने देता है पैसे। मतलब प्रजापति बाकियों से वसूलता था और शक्ति प्रजापति जैसे लोगों से। मंजू गुड्डू को फोन लगा के शंभू जी को पकड़ा देती है ताकि वो बात करे। तो गुड्डू बात करने के बजाय कहता कि 5000 रुपए डाल दूंगा कल, अभी रखता हूँ। उसे लग रहा था कि पैसे दे दिया बस हो गया सब, लेकिन पैसा ही नहीं था सब कुछ, प्यार से बात कर ले वही बहुत था उनके लिए पैसे से बढ़कर। अब हम देखते हैं कि शंभुनाथ एटीएम जाते हैं पैसे निकालने, तो प्रजापति देख लेता है तो उनसे सारे पैसे लेके 500 वापस कर देता है, ये कह के कि उस दिन कमरा इस्तेमाल किया था ना उसके हैं पैसे, बाकी मेरे। होटल में भी इतना ही लगता है। गाड़ी चल रही थी, फिर भी वो रोक के शंभुनाथ से कहता कि धक्का लगाओ गाड़ी को। मजबूरी थी उसकी बात सुनना, तो शंभुनाथ धक्का लगा रहे थे कि तभी वहां शक्ति आ जाता है। तो प्रजापति उससे खौफ खाता था तो वो वहां से चला जाता है। शक्ति शंभुनाथ से कहता कि अगर दोबारा परेशान करे तुम्हें तो हमें बताना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मंजू और शंभुनाथ नैना का जन्मदिन मना रहे होते हैं। नैना बहुत गरीब परिवार से थी, तो यही दोनों उसका जन्मदिन मनाते, उसका अच्छे से ख्याल रखते, बिल्कुल अपनी बेटी समझकर। दोनों मनाते थे कि काश हमें नैना जैसी बेटी हुई होती। प्रजापति दादा नाम के आदमी के लिए काम करता था, तो दादा उससे कहते हैं कि वो पुलिस वाला मेरे घर
घर आ गया, उसको संभालने का जिम्मा तुम्हें दे रखा है, तो यहाँ आया कैसे? दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे पास। अब हम देखते हैं कि शंभूनाथ नैना को पढ़ा रहे होते हैं कि तभी प्रजापति आ जाता है किसी को घर दिखाने के लिए। प्रजापति कहता कब तक पैसे चुकाओगे, ये घर बेचो और सारा कर्जा खत्म करो। तो शंभूनाथ कहते कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी प्रजापति की नजर नैना पर पड़ती है तो वो उसको बहुत ही गंदी नजर से देखता है। तो शंभूनाथ नैना को तुरंत चले जाने को कहता है, घर खाली करो जल्दी, कहकर प्रजापति चला जाता है। शंभूनाथ को याद आता है वो पुलिस ऑफिसर जिससे प्रजापति डरता था, तो वो शक्ति के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रजापति पहले से ही बैठा था, वो भी ऐसे जैसे अब उसे डर ही नहीं शक्ति का। प्रजापति कहता आओ आओ, आराम से शिकायत करो मेरी, आओ बैठो। शंभूनाथ शक्ति से कहते कि ये घर आया था मेरे कल शाम को। तो शक्ति कहता कि कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना, कहीं से जुगाड़ करके इसका पैसा लौटा दीजिए, बस यही एक रास्ता है आपके पास, बस, क्योंकि ये आदमी बहुत बीप बीप है। अब शाम में मंजू मंदिर गई हुई थी और शंभूनाथ घर पे अकेले थे। तो प्रजापति आकर सीधा उन्हें घसीट के थप्पड़ मार देता है कि पुलिस के पास क्यों गया था। फिर वो बैठ के दारू पीना शुरू करता है। वो कहता कि तुम्हारा 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा, जितना कर्जा लिया उसमें से 1-1.5 लाख कम भी कर दूंगा, मकान बिकेगा तो 4-5 लाख दे भी दूंगा। आंटी मंदिर गई हैं, 1 घंटे बाद आएंगी ना, जाओ नैना को ले आओ। कुछ नहीं करूंगा, दर्द नहीं होगा उसको, आराम से सब कुछ होगा, जाओ जाओ ले आओ, जल्दी जाओ। शंभूनाथ के होश उड़ जाते हैं कि कितना दानव शैतान दरिंदा है ये आदमी, एक छोटी बच्ची पर नजर है इसकी। शंभूनाथ जाना नहीं चाहते थे पर वो जबरदस्ती भेज रहा होता है। तो शंभूनाथ रोते हुए जा रहे होते हैं कि तभी प्रजापति कहता कि जाने से पहले कुछ चकना दे के जाओ। शंभूनाथ किचन जाते हैं और चकना लेके आते हैं, लेकिन तभी अचानक पेचकस लेके उसे प्रजापति के गले के आर पार कर देते हैं और वो मर जाता है। जब मंजू लौट के घर आई तो यह नजारा देख उन्हें एकदम झटका सा लगता है कि ये क्या कर डाला इन्होंने। कहा मंजू जी चूहे मारने तक को मना करती थी घर पे, और आज एक इंसान मारा गया। शंभूनाथ सोचते हैं कि पूरी बात बताएं कि क्यों किया ऐसा, लेकिन मंजू सदमे में चली गई थी तो वो उन्हें कमरे के अंदर चले जाने को कह देते हैं। फिर वो पूरे हॉल में पेपर बिछाते हैं और फिर दारू पीते हैं, क्योंकि जो वो करने जा रहे थे वो होश में तो नहीं हो सकता था। वो एक आरी और कुल्हाड़ी लेते हैं और प्रजापति के छोटे छोटे टुकड़े कर 2 बोरियों में भर लेते हैं। फिर दोनों बोरी लेकर जाते हैं बस से कहीं दूर, जहाँ एक हवेली टाइप कुछ था, वहीं पर बोरियों को रख देते हैं। इधर मंजू खून वून साफ करती हैं सारा। मंजू शंभूनाथ से बातचीत करना ही बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पति साइको हो गए हैं कि सिर्फ कर्जा ना देना पड़े इसलिए उसको मार डाला। डरने लगी थी अपने पति से कि कहीं मूड सनका तो उन्हें ही ना मार दे। अगली रात वो फिर से उस हवेली वाली जगह जाते हैं और उन 2 बोरियों में आग लगा देते हैं। जब लाश राख बन जाती है तो जो हड्डियां बच गई थी उनको एक झोले में भर लेते हैं। फिर वो जाते हैं चक्की वाले के पास और कहते हैं कि 2000 का खुला करा लाओ। वो जैसे ही जाता है शंभूनाथ आटा पीसने की मशीन में वो हड्डियां डाल देते हैं तो आटे के साथ वो भी पिस जाती हैं। ऐसा करके उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। सब सही चल रहा था, लेकिन तभी अगले दिन घर पे ऑफिसर शक्ति आ जाता है और कहता है कि प्रजापति 3 दिन से गायब है, फोन भी नहीं लग रहा उसका, उसकी फोन की लास्ट लोकेशन यही बता रही है, तो आपके पास आया था क्या वो? शंभूनाथ कहता है कि वो आया था पैसे लेने, तो पैसे लिए, फिर यहीं बैठ के शराब पिया और चला गया। अब अगले दिन प्रजापति की बीवी आ जाती है अपनी बच्ची के साथ, क्योंकि उसे पता चला था कि आखिरी बार प्रजापति यहीं आया था। शंभूनाथ कहते हैं कि हमें जो पता है हमने पुलिस को बता दिया है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। मंजू कहती बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, हमारी वजह से इस बच्ची का बाप छिन गया, उसे सजा देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। मंजू इतना सब बोल रही थी तो शंभूनाथ पुलिस स्टेशन चले जाते हैं सब कुछ सच बताकर पापों का प्रायश्चित करने। शक्ति नहीं था, जूनियर ऑफिसर था एक, तो शंभूनाथ उसी को सब बता देते हैं कि उन्होंने प्रजापति को कैसे मारा। तो ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता कि यह बुढ़ा आदमी कहाँ ही किसी को मार पाएगा। घर आकर शंभूनाथ मंजू से कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, इसलिए नहीं गया था कि हमने कोई पाप किया है, इसलिए गए थे क्योंकि आपको लगता है कि हमने कोई पाप किया है। शंभूनाथ उन्हें असली सच बता देता है कि उस दरिंदे ने नाना के साथ गलत करने की बात की थी मुझसे, और मुझसे ही वो पाप कराने जा रहा था, इसलिए हमने उसको मार डाला। आप होती तो आप भी मार देती उसे, हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है, वध। ये सुनकर अब जाके मंजू को एहसास होता है कि उनके पति ने जो किया बिल्कुल सही किया, और जो भी गलत फहमी थी उनके बीच अब सब दूर हो जाती हैं। जूनियर ऑफिसर शक्ति को सब बताता है कि शंभूनाथ ऐसा सब बोल रहा था, तो शक्ति को मजाक नहीं लगता बल्कि शक हो जाता है शंभूनाथ पर कि वो ऐसा कर सकता है। अब अगले दिन शक्ति शंभूनाथ को बुला
के कहता कि ये आपका बयान है, इस पर साइन करिए। शंभूनाथ कहते कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो काहे करें साइन? कोई सबूत है आपके पास इस बात का जो साइन कर दें? और हमने कुछ नहीं बताया, आपके ऑफिसर ने ही कहानी बनाई होगी। अब शंभूनाथ को दादा बुलाता है जो कि कहता कि इन भाई साहब ने आपके घर का कर्जा चुका दिया है, तो अब आपका घर इनका हुआ। शंभूनाथ कहते हैं कि हमने तो सारा कर्जा प्रजापति को चुका दिया है। तो दादा कहते हैं कि वो हमें मिल नहीं रहा है, आप उसको ले आइए, वो हमें पैसा दे देगा, फिर आपका घर आपका। प्रजापति तो निपट गया, लेकिन अब ये आ गया था मुसीबत बनके। शक्ति मंजू से बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि अकेले में वो डर के सब बता देंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताते। 10 लाख रुपए दादा को देने थे, तो वो गुड्डू से बात करके पैसे मांगते हैं। तो गुड्डू कहता कि आप लोगों ने तो मजाक बना के रखा हुआ है, कहाँ से लाएंगे हम 10 लाख? आपको बताया था ना कि अभी हमने घर लिया है। आप लोगों का खत्म ही नहीं होता, कभी इसके पैसे कभी उसके पैसे, पता नहीं क्या लगा रखा है आप लोगों ने। शंभूनाथ कॉल कट कर देते हैं और कैफे वाले से कहते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट कर दो, अब हम नहीं आएंगे कभी। जब अमेरिका जाना था तो जिद किए पड़ा था कि कहीं से पैसे का इंतजाम करो 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 करो। जब पिताजी ने कर्जा लिया प्रजापति से 15 लाख, तो आज वही पैसा चुकाने के लिए मुकर गया गुड्डू। शक्ति एक रिक्शे वाले को पकड़ता है जो कि शंभूनाथ को अच्छे से जानता था। शक्ति पूछता कि 6-7 दिन पहले ऐसा कुछ बर्ताव देखा क्या अंकल आंटी का जो सामान्य ना हो? तो वो बताता कि एक रात अंकल जी 2 बोरी लेके आए और बस स्टॉप चलने को कहा। बोरी का वजन इतना था जैसे एक आदमी नहीं 2 आदमी बैठे हो रिक्शे में। बस स्टेशन जाते समय बीच में वो एक एटीएम पर भी रुके थे। शक्ति एटीएम की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो रिक्शे वाले की बात सही निकलती है, तो उसे पक्का हो जाता है कि बोरियों में प्रजापति की लाश रही होगी, जिसे शंभूनाथ ने ठिकाने लगा दिया। शक्ति शंभूनाथ को एक जगह ले जाता है अकेले में और कहता कि मुझे सब पता चल चुका है, मुझे बस इतना बता दो कि प्रजापति का फोन कहाँ है। शंभूनाथ यही कह रहे होते हैं कि मुझे प्रजापति और उसके फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो शक्ति कहता कि मैं मैटर यहीं खत्म करना चाह रहा था, इसलिए सिविल ड्रेस में आया, लेकिन अब कल मिलता हूँ यूनिफॉर्म में। शंभूनाथ तुरंत घर आकर प्रजापति का फोन ढूंढते हैं तो वो सोफे के अंदर से मिलता है। शंभूनाथ चार्जर लेने चले गए थे मोबाइल का, और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि दादा उनके घर से सामान फेंकवा रहा है। शंभूनाथ गुस्से से उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देते हैं, तो दादा उनको खींच के एक थप्पड़ मार देता है। फिर मंजू को चोट पहुंचाने जा रहा होता है, तो शंभूनाथ रोते बिलखते हुए कहता है कि हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे घर छोड़ के। तो दादा चला जाता है। शंभूनाथ की तबीयत बिगड़ गई थी तो अस्पताल में भर्ती थे, तो शक्ति उनसे मिलने आता है। शंभूनाथ उसे प्रजापति का फोन पकड़ाते हुए कहता है कि स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, तो हमें 3 दिन तक नींद नहीं आई थी। प्रजापति के गले से पेंचकस आर पार कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। 12 साल की हुई है हमारी नैना, कोई उसके बारे में गलत कैसे सोच सकता है? छोटी बच्ची है वो, और अगर कोई सोचेगा दोबारा तो मैं फिर मारूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। मंजू शक्ति से कहते कि अगर ये जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। आपको और सबूत चाहिए ना, तो हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो सिर्फ हमें पता है। उस फोन में था शक्ति का वीडियो, जिसमें देखने मिलता है कि वो किसी औरत के साथ इश्क फरमा रहा है। वो औरत एमएलए की बीवी थी और उसका वीडियो प्रजापति ने बना लिया, और यही वीडियो दिखा के प्रजापति शक्ति को ब्लैकमेल करने लगा था। इसीलिए जब शंभूनाथ शिकायत करने गए थे तो शक्ति कुछ नहीं कर पाया। तो ये वजह थी कि क्यों शक्ति को फोन चाहिए था प्रजापति का, ताकि वो अपने कर्मकांड छुपा सके, खुद को बचा सके। शक्ति शंभूनाथ के घर जाता है तो नल के पास उसे वो पेचकस गड़ा मिलता है जिससे शंभूनाथ ने प्रजापति को मारा था, और ये बताया था मंजू ने। अगले दिन शक्ति दादा को धर लेता है प्रजापति को मारने के जुर्म में। वो एक झूठी रिपोर्ट बनाता है दादा के खिलाफ, और जो सबूत मिले उनको उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। शंभूनाथ ने शक्ति की मदद करी और उसकी नैया डूबने से बचाई। तो हिसाब बराबर करते हुए शक्ति ने दादा को प्रजापति के खून के केस में फंसा के शंभूनाथ को बचा लिया। शंभूनाथ दादा से मिलने आते हैं और कहते हैं कि प्रजापति को मार के मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दादा चिल्लाता रह जाता है किसने मारा है उसको, पर कोई सुनने वाला नहीं था, और शंभूनाथ भौकाल से निकल जाते हैं शक्ति को स्माइल पास करते हुए। अब हम देखते हैं कि शंभूनाथ और मंजू घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नाना से मिलते हैं और उसके पिता को घर की चाबी पकड़ाते हुए कहते हैं कि आज से ये घर हमारी नैना का। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान सारे दुख दे पर गुड्डू जैसा किसी को बेटा ना दे। इतनी बदतमीज इतनी मतलबी अगर कोई औलाद हो तो उससे पहले ही संबंध खत्म कर लेना चाहिए। ना रिश्ता रखो ना उससे कोई उम्मीद रखो और ना ही उसकी कोई जरूरतें पूरी करो, क्योंकि बाद में वो कभी नहीं बदलने वाला। इतना सब कुछ सहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ गुड्डू की वजह से। पहले ताने मार मार के पैसे का इंतजाम करवाया और यूएस चला गया, फिर उल्टा बोलने लगा कि आप लोग पैसे ही मांगते रहते हो। इससे माता पिता को सीख मिलती है कि जितना हो सके उतना करो, अपनी क्षमता से परे जाकर कुछ ना करो, क्योंकि पता नहीं होता कि जिसके लिए कर रहे हैं वो आगे जाके क्या करेगा। फिल्म की कहानी की बात करें तो हल्का फुल्का हमें दृश्यम मूवी की वाइब देती है, लेकिन क्लाइमैक्स इसका उससे काफी अलग है और यह एहसास कराता है कि जो भी हुआ सही हुआ। शायद शंभुनाथ के हाथों प्रजापति का वध होना लिखा ही था, इसलिए ऐसी मुसीबतें आई और ये हो पाया। और अच्छा ही हुआ वो मर गया, क्योंकि क्या पता आगे चल के किसके साथ गलत करता। उसकी खुद की एक छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी किसी और बच्ची के साथ गलत करने का घिनौना ख्याल रखता था वो। किसी के साथ इस तरह गलत करने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो फिर तुम अपने आप को सभी से अलग कर लो तो बेहतर है, क्योंकि फिर तो तुम समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। क्लाइमैक्स में दम था, लेकिन कुछ बातें हैं जो मन में सवाल छोड़ जाती हैं। शंभुनाथ प्रजापति से कैसे मिला, क्या कांटेक्ट बना, कैसे उससे उधारी ली, अतीत में क्या हुआ क्या नहीं, इस बात की बहुत कम जानकारी दी गई हमें। सबसे अजीब बात यह लगी कि फिल्म बनाने वाले ने ये कैसे सोच लिया कि बोरी में लाश के टुकड़े ले जाना परफेक्ट आइडिया रहेगा। वो कोई लीक प्रूफ बोरियां नहीं थी, बल्कि जूट की बोरियां थी। तो क्या उनमें खून के दाग नहीं लगे? क्या उनसे खून नहीं बह रहा था जो कि किसी को दिखा ही नहीं? न रिक्शे वाले को न बस से बोरी उतारने वाले को। क्या किसी को बदबू नहीं आई? क्या किसी को बोरी छूते वक्त फील नहीं हुआ कि इसमें नॉर्मल सामान नहीं कुछ अलग रखा है? जिस हिसाब से शंभुनाथ ने लाश को ठिकाने लगाया, अगर असल जिंदगी में कोई करे तो झट से पकड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत छूट जाएंगे। इतनी सारी क्राइम वाली मूवी सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं कि ऐसा कुछ देखने पर मुझे आइडिया आने लगते हैं कि लाश ठिकाने कैसे लगाना है। उम्मीद करते हैं कि मूवी देख के कोई आइडिया ना लेने लग जाए, क्योंकि मूवी मूवी होती है, रियल लाइफ होती है। इसमें शंभुनाथ जी बच गए, लेकिन असल जिंदगी में आप चाहे अच्छे के लिए किसी को मारो, लेकिन आप जेल में ही मिलोगे और आपकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ करने से पहले 10,000 बार सोचिए कि सोचना भी है या नहीं। बुरा तो मुझे उनके लिए लग रहा है जिनके घर वो वाला आटा पहुंचा होगा जिसमें हड्डियां मिली हुई हैं। बेचारे वो लोग प्रजापति की राख की रोटियां खाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो संजय मिश्रा और नीना गुप्ता दोनों ही मंझे हुए कलाकार हैं और ज्यादातर कॉमेडी मूवीज में ही देखे जाते हैं, लेकिन इस तरह के सीरियस रोल को भी उन्होंने बखूबी निभाया और काफी बेहतरीन एक्टिंग करी है। गुड्डू यानी कि दिवाकर कुमार जब भी दिखते तो उनको देख के मूड खराब हो जाता, जिसका मतलब कि उन्होंने भी अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया। सौरभ सचदेवा को कुछ लोगों ने अब जाना होगा एनिमल मूवी से, लेकिन ये बहुत पुराने कलाकार हैं। बड़े बड़े एक्टर्स को एक्टिंग सिखाई है इन्होंने, तो एक्टिंग के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। बाकी सह कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। अब और कुछ तो कहने को है नहीं, तो यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आप अपना कर्तव्य निभाते हुए बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।